जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन आप सभी को स्वागत है। आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उससे होने वाली प्रत्येक घटनाओं को हम जानेंगे और जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में समझेंगे विद कंसेप्ट। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ज्वार आकार की है और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जो पृथ्वी पर एक बीचों बीच काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम एक बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध जिसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और एक 0 डिग्री के नीचे जो होती है दक्षिणी गोलार्ध जिसे हम साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। और पृथ्वी पर कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिसे हम अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश जैसे हम देख लीजिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी के केंद्र से जो पृथ्वी के धरातल पर कोड़ी दूरी बनाती है उसे हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जैसे देख लीजिए आप, ये जो पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी का जो धरातल है, तो वहां पर जो कोण बनाती है, जैसे मतलब 0 केंद्र से यहाँ पर आती है 0 डिग्री से, तो 1 डिग्री पर आई, 1 डिग्री का एक कोण, जैसे एक देखिए यहाँ पर 0 केंद्र से 1 डिग्री, फिर इससे ऊपर जाएगी 2 डिग्री, फिर इससे ऊपर जाएगी 3 डिग्री, ऐसे केंद्र से धरातल पर यहाँ आते आते 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी देखिए, यहाँ से आएगी 1 डिग्री, यहाँ से आएगी 2 डिग्री। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं बनाई गई हैं, एक केंद्र से पृथ्वी के धरातल पर कोड़ी दूरी बनाती है, इसे हम अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड जो होती हैं लेटिवी, इससे आप याद कर सकते हैं लैटिट्यूड लेटिवी। लेटिवी रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती है। इससे सबसे छोटी अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे छोटी देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो होती है सबसे छोटी, जो 90 डिग्री वाली होती हैं, वे सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इनके बीच लगभग कितनी दूरी होती है? इनके बीच लगभग 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। अगर पूछी जाए पूरी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए 0 डिग्री के इधर 90 अक्षांश रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, और 0 डिग्री के नीचे जो 90 वो अक्षांश रेखाएं, और एक 0 डिग्री, तो 90 प्लस 90 प्लस 0 मिलाकर टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो सबसे छोटी 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर पाई जाती हैं, और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और इनकी संख्या 181 होती है। और लंबाई जो होती है, और सबसे लंबी जो होती है इक्वेटर भूमध्य रेखा की जो 0 डिग्री वाली होती है, 0 डिग्री वाली ये सबसे लंबी होती है। तो आपने अक्षांश के बारे में जान लिया। तो देखिए इसी तरह जो 23.5 डिग्री वाली, यहाँ पर देखिए कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री वाली, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये मकर रेखा जो नीचे वाली होती है साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, उसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है 23.5 डिग्री, उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 0 डिग्री के नीचे जो साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री होती है उसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो अगर हमें घटनाओं के बारे में, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और सूर्य की किरणें से पड़ने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानना है, तो हमें कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर पड़ती हैं इसका ज्ञान, और भूमध्य रेखा कहाँ पर पड़ती है इसका ज्ञान हमें अच्छी तरह होना चाहिए। तो हमने अक्षांश रेखाओं को जान लिया। अब हम थोड़ा से देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा काम देशांतर रेखाओं का नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं जो काल्पनिक रेखाएं, उसे हम देशांतर या
लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड से जो लंबवत पड़ने वाली रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल पर पड़ती हैं उसे हम देशांतर कहते हैं। ये सब रेखाएं काल्पनिक है, कोई पृथ्वी पर खींची गई नहीं है। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उस पर हम कोई रेखाएं खींच नहीं सकते, लेकिन इसे काल्पनिक माना गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देखिए ये जो 0 डिग्री है इसके इधर 180 होती हैं और 0 डिग्री के 180 इधर होती हैं। तो दोनों मिलाकर 180 180 360 हमारी देशांतर रेखाएं होती है। तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दूरी किन देशांतरों के बीच होता है, तो सबसे ज्यादा दूरी जो भूमध्य पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं उस पर सबसे ज्यादा दूरी होती है उनके बीच। और ध्रुवों पर जो देख रहे हैं यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। देखिए क्योंकि देशांतर रेखाएं सभी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे आके मिल रही है, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी लगभग 0 हो जाती है। और लेकिन जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर यहाँ से हम खींच दें इसको भूमध्य रेखा को, तो यहाँ पर देख रहे हैं भूमध्य रेखा के बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है। और इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे। और इनके बीच लगभग कितना दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती। इसको आप याद रखिए। तो चलिए इतना आप जान गए। अब हम जानेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे होने वाली घटनाएं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य जो है इसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। कैसे घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पृथ्वी अपने ध्रुव पर भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, और सूर्य का चारों ओर चक्कर भी लगाती है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के चारों ओर यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आई तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो साउथ पोल सूर्य की तरफ पड़ रहा है। साउथ पोल, जो साउथ पोल है, सूर्य की किरणें साउथ पोल पर सीधी पड़ रही हैं। तो जब साउथ पोल पर सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। यहाँ पर दिन होगा, गर्मी पड़ेगी। तो ये स्थिति कब होती है, तो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर। मकर रेखा कहाँ पर है, साउथ पोल पर। अभी हमने आपको बताया था कि जो मकर रेखा है ये साउथ हेमिस्फीयर में पड़ती है। तो साउथ हेमिस्फीयर जो है साउथ पोल पर पड़ेगा। तो 22 दिसंबर को मकर रेखाएं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो देखिए तब यहाँ पर स्थिति देख लेते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे शीत ऋतु पड़ेगी और साउथ हेमिस्फीयर पे ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। और इस स्थिति को हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस जो शीत अयनात होता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये पड़ता कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो 22 दिसंबर को होता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन। अब इसी के विपरीत हम आ जाते हैं इस स्थिति में, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए यहाँ पर पहुंची। तो जब यहाँ पर पहुंची तो अब सूर्य की किरणें देखिए कहाँ पर पड़ती हैं, सीधी कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो कर्क रेखा जो 21 जून की स्थिति बनती है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पड़ती हैं। तो हम देख लेते हैं साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर पर क्या क्या स्थिति बनती है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पर ग्रीष्म ऋतु होती है और साउथ हेमिस्फीयर में शीत ऋतु होती है। देखिए यहाँ पर तो नॉर्थ जो कर्क रेखा पड़ रही है, तो यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर गर्मी पड़ेगी क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर पीछे पड़ गया, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती है, इसलिए शीत ऋतु होती है। और हमारा जो भारत होता है, भारत पड़ता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए 21 जून को भारत में गर्मी पड़ती है। और भारत का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा दिन,
तो कौन सा होगा, तो 21 जून भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और एक उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं सबका अगर पूछा जाए बड़ा दिन कौन होता है तो 21 जून को होता है। और इस स्थिति में समर जिसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनाथ। ठीक है, ये दो स्थिति आप समझ गए, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को और कर्क रेखा पर 21 जून को। अब हम पृथ्वी को फिर घूमते हुए तीसरी स्थिति में आती है। पृथ्वी जब घूमते हुए यहाँ पर आई तीसरी स्थिति, अब यहाँ तीसरी स्थिति में क्या होती है, जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। देखिए पहले हमने देख लिया मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, अब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर कब पड़ती हैं, तो 23 सितंबर को। जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो हमारे साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जब इस पर पड़ेंगी तो सूर्य की किरणें दोनों ओर बराबर जाएंगी। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में शरद ऋतु आएगी जिसे हम ऑटमन सीजन बोलते हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो उसे हम बसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन बोलेंगे। और इस पूरी घटना को हम बोलते हैं ऑटमन इक्विनॉक्स, मतलब शरद विषुव। तो इस घटना को हम बोलते हैं शरद विषुव। और सबसे बड़ी बात होती है 23 सितंबर को दिन रात बराबर हो जाते हैं। क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। अब वो इसके विपरीत जब पृथ्वी पहुंचती है यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ पर पहुंचती है तो सूर्य की किरणें अभी भी भूमध्य रेखा पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब इसके विपरीत देखेंगे तो सूर्य की किरणें देखिए अभी भी भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट पड़ती हैं। अब भूमध्य रेखा के जब बीच पड़ती हैं तो हम ये स्थिति कब होती है, 21 मार्च को। अब 21 मार्च पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग बसंत ऋतु आती है और साउथ हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन आता है, मतलब शरद ऋतु आती है। और इस समय भी दिन और रात बराबर हो जाते हैं क्योंकि दोनों ओर प्रकाश बराबर पहुंचता है, इसलिए दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो देखिए दो स्थिति होती है, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो वहां पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। और ये तारीख कौन कौन सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो देख लीजिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। यह घटना इक्विनॉक्स या विषुव कहलाती है। मतलब 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, तो इस घटना को हम विषुव या इक्विनॉक्स बोलते हैं। और दो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए एक होता है 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। ये घटना कौन सी होती है, देखिए हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। कोई एक वृत्त में चक्कर नहीं लगाती, दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। तो जब दीर्घवृत्ताकार में लगाती है तो सूर्य कभी पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है तो कभी दूर चला जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर लगभग यहाँ पर है। और यहाँ पर कितनी हो जाती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ गई और यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से दूर चली गई। तो जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक हो जाती है तो इसे बोलते हैं हम उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो हम उसे बोलते हैं अपसौर। देखिए ये घटना कब होती है, ये घटना 4 जुलाई को। देखिए 4 अधिक होता है, तो अधिक मतलब दूर, तो अपसौर दूर हो चली जाती है। और 3 जनवरी कम है तो 3 जनवरी जो उपसौर मतलब नजदीक आ जाती है। तो हमने सभी होने वाली घटनाओं को देखा और आप इससे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए दो घटनाएं और देख लेते हैं। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का होना। देखिए ऋतु परिवर्तन और दिन रात का होना ये पृथ्वी के किन किन घटनाओं पर होता है।
तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का परिक्रमण काल, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे हमें पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। और दिन रात कब होता है, तो पृथ्वी जब अपने ध्रुव पर घूमती है, अपने अक्ष पर, अपने ध्रुव पर घूमती है या घूर्णन करती है, तो दिन रात होता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।